कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मोर्चेबंदी मुख्यमंत्री को नहीं, पुलिस को करनी चाहिए थी। लेकिन अगर पुलिस मोर्चे पर होती तो दिन दहाड़े हरिद्वार में 5 करोड़ की डकैती ना पड़ जाती। अगर पुलिस मोर्चे पर होती तो दिन दहाड़े पिछले साल देहरादून में 20 करोड़ की डकैती ना पड़ जाती। अगर पुलिस मोर्चे पर होती तो अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता। अगर पुलिस मोर्चे पर होती तो आईएसबीटी पर जिस अंदाज में दरिंदगी देखने को मिली वो दिखाई नहीं देती। और भी बहुत सारे मोर्चों से जब पुलिस गायब थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अब उन्होंने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन धामी जी, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो सुन लीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं आप ही की पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि पुलिसिंग के अलावा इतर कार्यों में लगी हुई है, इसीलिए कानून व्यवस्था चौपट है और उत्तराखंड में लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी, अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे। तो गणेश गोदियाल तो एक कदम और आगे चले गए। जाना भी चाहिए। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौन हो, नेता प्रतिपक्ष उस अंदाज में नहीं बोल पा रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हमला नहीं कर पा रहे हो, तब गणेश गोदियाल ने मोर्चे पर मोर्चा संभाला है और किस अंदाज में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री पुलिस की धुलाई की है। सबसे पहले ये अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि उत्तराखंड यानी देवभूमि, यानी वीर भूमि, सैन्य भूमि, शांति प्रिय प्रदेश, बावजूद उसके जब उपराष्ट्रपति का 2 दिन का दौरा लगा हुआ है और दूसरे दिन हरिद्वार से खबर आती है कि भरी दोपहरी में तमंचे के दम पे एक ज्वेलर की शोरूम को लूट लिया जाता है और लूट को अंजाम देकर के डकैत फरार भी हो जाते हैं। आप कल्पना करिए। और फिर पिछले साल देखिए, राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में पुलिस लाइन में है और राजपुर रोड पर रिलायंस ज्वेलर शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं फिर उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल है या लॉ एंड ऑर्डर चाक चौबंद, क्या इसका कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय को, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोई सर्टिफिकेट, कोई तमगा उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय भेजना चाहिए? उत्तराखंड के गृह विभाग को भेजना चाहिए कि आप शानदार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति आते हैं तो डकैती पड़ जाती है, उपराष्ट्रपति आते हैं तो डकैती पड़ जाती है, और फिर तमगा तो खुद बीजेपी के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दे ही रहे हैं। फिर गणेश गोदियाल के तमगे की जरूरत क्या है? फिर भी सुनिए गणेश गोदियाल ने किस अंदाज में पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन आपके इस मोर्चा संभालने के जो खबर है, इससे मैं थोड़ा आशंकित भी हूं और कृपया आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, कृपया बताएं कि उसमें जो जांच को जानबूझकर ढीला ढाला किया गया, जानबूझकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, तब मोर्चा किसके हाथ में था? उस समय एक अखबार की एक कटिंग और अखबार के और आपके फेसबुक के, आपके सोशल मीडिया पर यह खबर आपने खुद प्रसारित की कि बुलडोजर चला दिया गया और लास्ट में आखिरी में वो बुलडोजर का कारण ये निकला कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोर्चा उस समय किसके हाथ में था? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय महामहिम राष्ट्रपति पिछले साल जब यहां थी, देहरादून में थी, उसी दिन एक बड़ी डकैती देहरादून में पड़ी, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में कल डकैती पड़ी तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब ऋषिकेश में आपके मंत्री जी के द्वारा एक हमारे भाई नेगी जी को पीटा गया सड़कों पर, तब मोर्चा किसके हाथ में था?
मैं पूछना चाहता हूं कि कल परसों जो पत्रकार हमारे एक साथी ऋषिकेश में जिनको शराब माफियाओं ने पीटा, तब मोर्चा किसके हाथ में था? और इससे बढ़कर तब मोर्चा किसके हाथ में था जब वो व्यक्ति ये कह रहा था हॉस्पिटल से कि भाई मुझे डिस्चार्ज मत करो, मेरे जबड़े का ऑपरेशन होना है और मैं घर नहीं जा सकता, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी खोपड़ी में तमाम चोटें आई हैं, मुझे जबरन डिस्चार्ज मत करिए। तब मोर्चा किसने संभाला था? मुखिया कौन था तब मुखिया कौन था? ये राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग जो भी समाज का हिस्सा हैं, वो सब लोग इन बातों को जानते हैं कि किस तरह से सुर्खियां बनाई जाती हैं, किस तरह से हेडिंग बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा आप में विश्वास तब लौटेगा जब आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनको कि 5 मिनट 10 मिनट में समाहित नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों को छोड़कर ये तो बताना पड़ेगा कि तब मुखिया कौन था जब इस प्रदेश में नौकरियां बेची जा रही थी, और आज भी तब मुखिया कौन है जब तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों में भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तब मोर्चा किसके हाथ में था? तो इसलिए कृपया आप बताने का कष्ट करें। आज मुझे ये जानकर सुकून हुआ कि मैं तो खामोखा आपको टारगेट करता हूं, मोर्चा तो किसी और के हाथ में था। तो कृपया आप बताने का कष्ट करें कि मोर्चा किसके हाथ में था, ताकि हम भी उन्हीं पर गरियाएं, फजूल में आपके ऊपर न गरियाएं, हम उन्हीं पर गरियाएं। तो कृपया बताने का कष्ट कीजिए। सुना आपने किस आक्रामक अंदाज में गणेश गोदियाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अंकिता भंडारी से लेकर के वो तमाम प्रश्न सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि जिस राज्य में पुलिस और खुफिया तंत्र को ये पता नहीं चलता है कि उत्तराखंड की सरकार को गिराने के लिए ठग गुप्ता बंधु हैं, वो 500 करोड़ रुपए की सरकार की सुपारी वाली साजिश लेकर बैठे हुए हैं, सरकार गिराने पर आमादा हैं। खुफिया विभाग और पुलिस को भनक नहीं, लेकिन जो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हैं वो विधानसभा के सदन में फ्लोर पर डंके की चोट पर खुलासा करते हैं कि धामी सरकार को खतरा है, क्योंकि गुप्ता बंधुओं ने 500 करोड़ में सरकार गिराने की सुपारी दे रखी है। ये वही गुप्ता बंधु हैं और राज्य की पुलिस के फेल्योर की एक और तस्दीक करते हैं, क्योंकि प्रदेश के सहानी बिल्डर, देहरादून के बड़े बिल्डर तंग आकर के गुप्ता बंधुओं से सुसाइड कर लेते हैं। अगर पुलिस का इकबाल बुलंद होता तो क्या सहानी बिल्डर को इस तरह सुसाइड करना पड़ता? क्या इतनी हिम्मत गुप्ता बंधुओं की हो पाती कि वो देहरादून में बैठ करके एक बिल्डर को इतना परेशान करते, जो आरोप में कहा गया है कि उनसे परेशान होकर के आज ही जाकर के वो सुसाइड करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आईएसबीटी पर आपकी पुलिस चौकी है और वहां किस अंदाज में गैंगरेप को अंजाम दिया जाता है और किस तरह से बनभूलपुरा में इतना बड़ा हिंसक कांड हुआ और बड़ी बड़ी धाराएं आपने लगाई, पुलिस ने लगाई, लेकिन हाईकोर्ट से आरोपियों को जमानतें मिल रही हैं और आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल तो खुद बीजेपी के भीतर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खड़ा कर दिया कि पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है, दरअसल दूसरे इतर काम कर रही है। वो इतर काम कौन से हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है अगली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ही इसका खुलासा करेंगे कि इतर काम कौन से हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस राज्य में 3.5 लाख करोड़ के एमओयूज हो रखे हैं, 3 लाख करोड़ के एमओयूज को धरातल पर, उस निवेश को जमीन पर उतारना है। लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना कितना जरूरी है, और वो भी तब जब हम एक पर्यटन प्रदेश हैं। और अगर हमारे यहाँ पर सुरक्षा ही पुख्ता नहीं रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर ही फेल नजर आएगा, तो यहाँ कौन टूरिस्ट घूमने आएगा, कौन इन्वेस्टर यहाँ आएगा? वैसे भी दिसंबर के इन्वेस्टर समिट को आने वाले दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, तो पता चलेगा कितना इन्वेस्ट उत्तराखंड में जमीन पर उतर चुका है और इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में कितना इन्वेस्टर नीचे अपना पैसा धरातल पर लगाएगा, उत्तराखंड के विकास में सहभागी होगा। ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी के भीतर से त्रिवेंद्र रावत ने और विपक्ष की तरफ से गणेश गोदियाल ने हमला बोला है, ये सरकार को बेहद बेचैन कर देगा। त्रिजुड़ा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।